नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत क्रूरता के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और हमें यह पता करना है कि इन कथनों में से कौन कौन सा कथन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत क्रूरता के रूप में जाना जाता है। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है, निर्धारित तरीके से मवेशियों का खाल उतारना या किसी जानवर का बधियाकरण या दाहांकन या नाक में रस्सी डालना। तो ये क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्धारित तरीके हैं उसके आधार पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के किसी जानवर को ऐसी परिस्थितियों में छोड़ देता है जिसे यह संभव हो कि उसे भूख या प्यास के कारण पीड़ा पहुंचेगी, तो हम इसे क्रूरता समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की, तो इस अधिनियम का धारा 11 में उन बातों का जिक्र किया गया है जिसे हम पशु क्रूरता के नाम से जानते हैं। और इस धारा में यह लिखा गया है कि किसी जानवर का मालिक होने के नाते ऐसे जानवर को पर्याप्त भोजन, पेय या आश्रय देने में विफल रहना क्रूरता माना जाएगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी पशु को ऐसी परिस्थिति में छोड़ देता है जिससे उसे भूख या प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, तो इसे भी हम इस अधिनियम के तहत क्रूरता मानेंगे। यानी कि जो दूसरा कथन है वो क्रूरता की श्रेणी में आता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निशानेबाजी मैच या प्रतियोगिता में भाग लेता है या बढ़ावा देता है जिसमें जानवरों पर गोली चलने के उद्देश्य से उन्हें कैद से रिहा कर दिया जाता है, तो ये बात भी क्रूरता के अंदर आएगा। और यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के धारा 11 में भी लिखा हुआ है। यानी कि तीसरा कथन भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। और चौथा कथन है, आवारा कुत्तों का प्राणहर कक्षों में विनाश। अगर हम बात करें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की, तो धारा 11 का जो तीसरा भाग है और उसमें जो सेक्शन बी है उसमें कहा गया है कि घातक कक्षों में आवारा कुत्तों को नष्ट करने के मामले में दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर घातक कक्षों में आवारा कुत्तों को मारा जाता है या फिर कोई ऐसी विधि जो कि निर्धारित की गई है उसका उपयोग करके आवारा कुत्तों को मारा जाता है, तो यहाँ पर उस मामले में दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकता। और इसी का फायदा उठा करके म्युनिसिपैलिटी के द्वारा आवारा कुत्तों को मारा जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो चौथा कथन है वो इस अधिनियम के अनुसार क्रूरता नहीं माना गया है। यानी कि जो पहला कथन है वो क्रूरता नहीं माना गया और चौथा कथन क्रूरता नहीं माना गया। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट गिव्स अ पैट ऑन द डॉग्स फॉर स्ट्रे डॉग्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो यहाँ पर बात हो रही है कृष्णा नदी की। और अगर हम कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कृष्णा नदी के दाहिने किनारे की जो सहायक नदियां हैं उनमें वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा नदी प्रमुख हैं। और अगर हम उन नदियों की बात करें जो बाएं किनारे से कृष्णा नदी में मिलती हैं, तो उसमें भीमा, मूसी, मुनेरू, ये सारी नदियां लेफ्ट बैंक की तरफ से कृष्णा नदी में मिलती हैं। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है मूसी, और मूसी जो है वो दाहिने किनारे से नहीं बाएं किनारे से कृष्णा नदी में मिलती है। दूसरा है कोयना, कोयना जो है दाहिने किनारे से कृष्णा नदी में मिलता है। घटप्रभा, तो घाटप्रभा को भी आपने देखा होगा कि ये भी जो है दाहिने किनारे से कृष्णा नदी में मिलती है। तो यहाँ पर घाटप्रभा भी इसका आंसर होगा।
तुंगभद्रा भी ऐसी नदी है जो कृष्णा नदी में दाहिने किनारे से मिलती है। मुनेरू को अगर हम देखें तो मुनेरू ऐसी नदी है जो कृष्णा नदी में बाएं किनारे से मिलती है, यानी कि मुनेरू भी यहां पर नहीं होगा। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3 और 4। इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है और न्यूज का शीर्षक है तेलुगु स्टेट एस्पेयर ओवर वाटर शेयरिंग। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है जनहित याचिका यानी कि PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम जनहित याचिका यानी कि PIL की बात करें तो इसका उपयोग सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और उसके बाद भारत में भी PIL को अपनाया गया। तो जो यहाँ पर पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है सुने जाने का अधिकार यानी कि लोकस स्टेंडी जनहित याचिका के लिए जरूरी नहीं है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो लोकस स्टेंडाई है, जिसे हम सुने जाने का अधिकार कहते हैं, उसे जनहित याचिका के मामले में छूट मिली हुई है और यह जरूरी नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोकस स्टेंडाई की बात करें तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ये आपका अधिकार है कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट आपके दलील को सुनेगा। लेकिन अगर हम PIL की बात करें तो जनहित याचिका में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए, किसी और व्यक्तियों के लिए याचिका डाली जाती है। यहाँ पर जो याचिका करता है, हो सकता है कि जो मुद्दा वह कोर्ट में उठा रहा है वो डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ ना हो, वो समाज के किसी दूसरे वर्ग से जुड़ा हुआ हो। इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 से प्रभावित होकर के जो लोग मर चुके हैं उनको मुआवजा दिलाने के लिए जनहित याचिका डाली गई थी। यहाँ पर जिन लोगों ने ये याचिका डाली थी, हो सकता है कि वे लोग डायरेक्ट इससे अफेक्ट ना हो, लेकिन उन्होंने उन व्यक्तियों के लिए जनहित याचिका डाला कोर्ट में जिनकी मृत्यु कोविड-19 के वजह से हुई है और उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों को मुआवजा देना चाहिए। कहने का आशय यह है कि यहाँ पर जो लोकस स्टेंडाई था उसे लिबरल बनाया गया और एक दूसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति के लिए यहाँ पर याचिका डाल रहा है। तो दूसरा कथन भी सही है और इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आया है कि PIL इन हाई कोर्ट चैलेंजेज न्यू IT रूल। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि NPA के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नियोजित की जा सकती है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है गैर निष्पादित संपत्तियों की बिक्री। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की यानी कि NPA की। और अगर हमें NPA के दुष्प्रभाव को कम करना है तो उसका एक तरीका हो सकता है जो भी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं उसकी बिक्री कर दी जाए। आपने देखा होगा कि बैंकों के द्वारा उन लोगों की परिसंपत्तियों को बेचा गया है जिन्होंने बैंक का कर्जा नहीं चुकाया है। तो यहाँ पर बैंक अपना पैसा निकालने के लिए ऐसे लोगों की परिसंपत्तियों को बिक्री कर सकती है और उससे जो पैसा आएगा उससे अपने लॉस की भरपाई कर सकती है। यानी कि पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, मध्य मार्ग समझौता। तो ये भी एक विधि हो सकता है कि बैंक उन व्यक्तियों से बात करे जिन लोगों की जो लोन है वो NPA में तब्दील हो गए हैं। और तीसरा है बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा प्रवाह। कहने का आशय ये है कि अगर बैंकों का 100 रुपया डूब चुका है तो इस 100 रुपए की भरपाई बैंकों में मुद्रा प्रवाह से की जाए, यानी कि सरकार के द्वारा
ये 100 रुपए जो है बैंकों को दिए जाएं। तो ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए ऐसे हैं बैंकों के जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसीलिए जो कथन 3 में बात कही गई है, बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा प्रवाह, वह एनपीए के दुष्प्रभाव को कम करने में कोई विधि के रूप में नियोजित नहीं की जा सकती। यानी कि अगर हम इसके आधार पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2। इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है जिसका शीर्षक है जीएनपीए रेशियो में राइजेज अप टू 11.2% इन फाइनेंशियल ईयर 22। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2012 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस प्रकार ग्रामीण गरीबों की आजीविका के विकल्पों में सुधार करने का प्रयास करती है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। और अगर हम इस मिशन की बात करें तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गांव में जो गरीब लोग हैं उनके आजीविका का प्रबंध करना है। और यहाँ पर इस योजना में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, यानी कि गांव के गरीब लोगों को एक साथ जोड़ करके आजीविका को शुरू करने पर जोर दिया गया है। यहाँ पर वे लोग जो कि गरीब हैं और उनके पास कोई स्किल नहीं है, उन लोगों को स्किल सिखाया जाता है जिससे कि वो अपना कोई रोजगार कर सकें। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूहों को सशक्त बना करके और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके गांव के लोगों तक आजीविका को पहुंचाने का एक मिशन है। और इसी के आधार पर यहाँ पर जो कथन 2 है वो सही हो जाता है। और इसी के आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हीट डोम के ऊपर। इसको लेकर के आज के पेपर में एक न्यूज भी आया है जिसका शीर्षक है डेडली हीट वेव स्लैम्स कनाडा एंड यूएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएस, कनाडा, रसिया, इन सभी जगहों पर हीट वेव चल रहा है। कनाडा का तापमान लगभग 45 से 46 डिग्री तक चला गया है, जिससे वहां पर लगभग 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और यहाँ पर इस मृत्यु का कारण हीट डोम को बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये हीट डोम है क्या। अगर हम हीट डोम की बात करें तो यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार हीट डोम तब पैदा होता है जब वातावरण गर्म समुद्री हवा को ढक लेता है, उसे अपने में फंसा लेता है। कहने का आशय ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई जार है और आपने उस जार में एक गर्म पानी को रखा है और उस पानी से जो भाप निकल रहा है उसे आपने किसी ढक्कन से ढक दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो भाप है वो पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएगा और एक तरीके से हीट डोम का आविष्कार करेगा। और तो यहाँ पर इसी तरीके से कहा जा रहा है कि हीट डोम तब बनता है जब वातावरण गर्म समुद्री हवा को अपने पे ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है। और इसी के कारण अमेरिका, कनाडा, रूस जैसे देशों में हीट डोम देखने को मिल रहा है। और एक तरीके से हम कहें तो जो हमारा वातावरण गर्म हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, उसका असर अब दुनिया पर दिखना शुरू हो गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को और इनसे जुड़े हुए न्यूज़ को आप रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये डेली क्विज का अंक पसंद आया होगा तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।